बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हमने इंटरनेशनल फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, जो उसके प्रोविजंस हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, वो हमने डिस्कस करने हैं। सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 31 इस चीज़ को डील करता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 31 तक आपको पूरा एक प्रोसीजर बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनल होती है तो उसको आपने कैसे कॉम्बैट करना है, या आपने कौन कौन से इकदाम उठाए हैं मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग अगेंस्ट फाइट करने के लिए। अब सबसे पहले जो सेक्शन 26 है इसका, एग्रीमेंट्स विद द फॉरेन कंट्रीज़। अब आपने फॉरेन कंट्री से क्या किए हुए हैं, एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। अब वो कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं, रेसिप्रोकल बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उनको कहें कि ये अगर एक्ट आपके पास कमेंट होगा तो मनी लॉन्ड्रिंग होगा, हमारे पास होगा तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगा। मतलब अगर हमारे पास भी मनी लॉन्ड्रिंग है तो आपके पास भी मनी लॉन्ड्रिंग ही होना चाहिए विद एनी गवर्नमेंट आउटसाइड पाकिस्तान फॉर, अब किस चीज़ के लिए, फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अब वो क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट ने क्या किया है, एग्रीमेंट्स किए हुए हैं फॉरेन कंट्री के साथ रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर, कि अगर चाहें तो हम किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, अगर वो चाहें तो वो भी हमारे मुल्क में किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, और हम उनके मुल्क में और वो हमारे मुल्क में, एंड प्रोसिक्यूशन भी करवा सकते हैं ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट के तहत कमिट हुआ है, और अंडर द कोरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री, या कोई भी ऐसा लॉ, जैसे हमारे पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है तो हो सकता है उस मुल्क में कोई और लॉ हो जो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ क्या करता हो, उसके अगेंस्ट हो, उसका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या कहते हैं, उसका कोई और लॉ हो तो उसके मुताबिक तो आपने क्या करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन करनी है किसी भी ऑफेंस की, या जो हमारे मुल्क में जो लॉ है उसके मुताबिक, या जो दूसरे मुल्क में लॉ है उसके मुताबिक। तो सबसे पहला तो ये इसकी क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोसेस होता है, किस चीज़ के लिए, इन चीज़ों के लिए। और दूसरा क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनी ऑफेंस। जो हमने क्या कहा, कोई भी ऑफेंस होता है इस हमारे एक्ट के तहत या उनके एक्ट के तहत, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब सीकिंग और प्रोवाइडिंग एनी ऑफ असिस्टेंस और एविडेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस। अब कोई भी ऑफेंस हुआ है, अब उसके रिलेटेड क्या करते हैं, वो सीख करते हैं, अगर हम सीख करते हैं, और अगर वो हम सीख करते हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर सपोज कोई बंदा यहाँ पे आता है और वो उसने पाकिस्तान में आता है और वो किसी और मुल्क से क्या करके आता है, कोई ऐसा जुर्म करके आता है जो मनी लॉन्ड्रिंग के कैटेगरी में फॉल करता है, यहाँ प्रेडिकेट ऑफेंस करके आता है उस कंट्री का, जो हमारे पास भी प्रेडिकेट ऑफेंस है, तो वो क्या किस चीज़ का मुर्तकिब है, वो फॉरेन सीरियस ऑफेंस का मुर्तकिब है, जैसे हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था। तो उनके लिए क्या करते हैं, वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि वाकई उसके पास वो प्रॉपर्टी है नहीं है, उससे उनसे क्या करते हैं, असिस्टेंस सीख करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू एन ऑफेंस। अब फॉर सपोज किसी ने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी उसने किसी से छीनी है वो यहाँ पे लेके आए, पाकिस्तान में लेके आए, या पाकिस्तान से वो बाहर लेके गया है, तो उस प्रॉपर्टी क्या होता है, उसी मुल्क में ट्रांसफ़र होता है। अब प्रोवाइडेड, अब यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन क्या है या इसके प्रोवाइजो क्या है, दैट एनी एग्रीमेंट शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ऑर्डर ऑफ द पाकिस्तान। अब ये जो भी एग्रीमेंट होगा, किसी किस्म का भी एग्रीमेंट होगा, तो ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उनको कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाना चाहिए। अब यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, एक्सप्रेशन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। क्या सवाल है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स मतलब क्या होता है, जिससे हमारा कोई मुआहदा वगैरह हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कहते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का टर्म है या एक्सप्रेशन है, ये बार बार आगे आता रहेगा, तो इस वजह से हम इसको इधर ही डिफाइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब क्या होता है, जिससे हमारा कोई मुआहदा वगैरह हुआ है। आइडेंटिफाइंग, जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे हमारा, establishment of proof that property is derived or obtained or used in commission of an offence under section 3। सेक्शन 3 क्या है, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग हमने क्या पढ़ा था, जैसे डेफिनेशन पढ़ी थी मनी लॉन्ड्रिंग की, कि कोई प्रॉपर्टी आपने रिसीव की है, बाय की है, वो किस तरीके से बाय की है, बाय प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बाय की है, या उस तरीके से आपने डिराइव की है, तो वो क्या बन जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बन जाता है। अब ये क्या कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, आपने प्रूफ को इस्टेब्लिश करना है कि उस प्रॉपर्टी को और क्या कहते हैं, ऑब्टेन किया गया या यूज़ किया गया इन कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो अंडर सेक्शन 3 के तहत फॉल करता है। अब यहाँ पर ट्रेसिंग, आपने उस प्रॉपर्टी को ट्रेस करना है, मीन डिटरमाइनिंग द नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल, ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, उधर से
इसका इन चीज़ों को आपने जब देखना होता है तो इन सब के लिए क्या करनी है, आपने ट्रेसिंग करनी। ट्रेसिंग का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने किसी चीज़ की मूवमेंट, किसी चीज़ के टाइटल, ऑनरशिप को देखनी, किसी भी प्रॉपर्टी की सोर्स देखना है, नेचर देखनी है उस प्रॉपर्टी की, तो सब उसको अगर हम फॉलो कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम ट्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ट्रेसिंग कहते हैं। उससे जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 27। अब सेक्शन 26 था, उसने तो हमें सिंपल बता दिया कि अगर आपने मनी एग्रीमेंट करते हैं तो किस बेसिस पे कर सकते हैं। एग्रीमेंट आपने करने हैं रेसिप्रोकल बेसिस पे, और उसके साथ साथ आप एग्रीमेंट क्यों करते हैं, उनके पर्पसेस क्या होते हैं, जो हमने पीछे डिस्कस किए वो पर्पसेस हैं उसके, कि आप उसने असिस्टेंस वगैरह सीख करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन के लिए कहते हैं, या जो प्रॉपर्टी होती है उसको ट्रांसफ़र के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे फॉर सपोज लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप उनको लेटर लिखते हो कि ये हमारे साथ ये यहाँ पे जुर्म हुआ है, या ये आपके यहाँ जुर्म हुआ है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो आप उसमें हमारा क्या करें, ताउन करें, उसमें हमारी हेल्प करें। अब एनी एविडेंस रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब ये देखो, अब लेटर किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं आप, एनी एविडेंस रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन इन पाकिस्तान लाइज इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अब कोई भी ऐसा एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड है और लेकिन वो किसी और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में पड़ा हुआ है, वो एविडेंस कहाँ पे, किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में। ऐसे कोई स्टेट है जिसमें हमारा जिस मुल्क और हमारे मुल्क का क्या हुआ है, आपस में एग्रीमेंट हुआ है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करना है, उसके अगेंस्ट फाइट करनी है विद परमिशन ऑफ हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब फॉर सपोज वो इन्वेस्टिगेशन कौन कर रही है, FIA कर रही है या कोई और एजेंसी कर रही है, तो उसका जो हेड है उसकी परमिशन से आप वो लेटर लिखते हैं। इशू द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट। अब किसकी कोर्ट, उस मुल्क की कोर्ट, आर एन अथॉरिटी। जैसे यहाँ पे हमारे पास FIA अथॉरिटी है, तो उसकी अथॉरिटी कोई ऐसा कोई इनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है, या कोई भी ऐसा एजेंसी होगी। ऑफ एन अथॉरिटी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कॉम्पिटेंट टू डील विद सच रिक्वेस्ट टू। अब वो कॉम्पिटेंट भी हो कि वो उस रिक्वेस्ट से मतलब क्या कर सके, उसको डील कर सके। अब देखो उसने क्या करना होता है, एग्जामिन द फैक्ट्स। अब उन्होंने फैक्ट्स एग्जामिन करके एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस टेक सच स्टेप्स एज ही मे स्पेसिफाई इन सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब सबसे पहले उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को, जो केसेस हैं उसको एग्जामिन करना होता है, और दूसरा ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जैसा कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में बताया गया है कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, आपने ये करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सेक्शन 37 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में, सेक्शन 27 सॉरी, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में। अब लेटर क्यों लिखते हैं, लेटर इसलिए लिखते हैं कि आपको एविडेंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और एविडेंस कहाँ अप्लाई करता है, दूसरी कंट्री में अप्लाई करता है। उसका पर्पज़ क्या होता है, उसका पर्पज़ ये होता है उसको उसमें क्या करना होता है, उन्होंने एग्जामिन करना होता है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को, और दूसरा क्या करना होता है, कोई ऐसे स्टेप्स जैसे उनमें उनको बताए गए हैं कि आपने ये स्टेप्स अपनाने हैं, आपने ये स्टेप्स के ऊपर काम करना है, तो उन स्टेप्स के ऊपर जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में मेंशन किए गए हैं, तो उनके ऊपर वो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिसका सब सेक्शन 2 है, लेटर ट्रांसमिटेड एज फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स। अब जैसे फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है, फेडरल गवर्नमेंट जैसे ऑर्डर करेगी, उस तरीके से हम वो लेटर ट्रांसमिट करेंगे, उस तरीके से उस कंट्री को भेजेंगे। एनीथिंग रिसीव्ड ऑन दिस रिक्वेस्ट विल बी डीम्ड एज एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब कोई भी चीज़ हमें रिसीव होती है इस लेटर की रिक्वेस्ट, इस लेटर के तहत, तो उसे हम एविडेंस मानेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो हमारे लिए क्या होगा, एज अ एविडेंस साबित होगा। अब यहाँ पे सेक्शन 28 असिस्टेंस टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस अपोजिट टू सेक्शन 27। अब सेक्शन 27 हमने क्या कहा कि सेक्शन 27 में हम उनको लेटर लिखते हैं और वो जो चीज़ें हमारे लिए करते हैं। अब सेक्शन 27 में हमने वो चीज़ें उनके लिए करनी है। अब ये रेसिप्रोकल टू द सेक्शन 27। अब हमने उनको क्या करना है, असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, हमने उनके फैक्ट्स को, जो केस के फैक्ट्स हैं उनको देखना है, या वो जिस तरीके से लेटर में हमें डायरेक्ट कर सकते हैं हम उस तरीके से उसको देख सकते हैं। अब प्रोवाइडेड क्या है, ये हमारे इंटरेस्ट वगैरह के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, हमारे पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। वो जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में कोई ऐसी चीज़ बात ना हो जो हमारे पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट हो। सेक्शन 29 रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर प्रोसेस एंड असिस्टेंस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। अब यहाँ पे आपने अक्यूज पर्सन को ट्रांसफ़र करना है। अब रेसिप्रोकल इसके लिए भी क्या है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैं। अगर हमने फॉर सपोज अगर हमारा ब्रिटिश के साथ, इंग्लैंड के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, तो अगर ब्रिटिश ये डिमांड करती है हमसे कि जो बंदा अक्यूज़ड है इस ऑफेंस का, उसको आप हमारे तरफ क्या करें, ट्रांसफ़र करें, उसको क्या करें, आप हमारे मुल्क में ट्रांसफ़र करें। तो उसी सेम तरीके से अगर कोई पाकिस्तानी बंदा वहाँ पे अक्यूज़ड है किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस के तहत, तो उसको पाकिस्तान क्या कर सकती है, उसको अपनी तरफ मतलब उसको बुलवा सकती है, या उससे वो क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र करवा सकती है।
अब यहाँ पे क्या कहता है ये सेक्शन 29, व्हेन अ कोर्ट इन रिलेशन टू ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डिज़ायर्स डेट। अब वो क्या करती है, वो डिज़ायर करती है, जो भी कोर्ट होती है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत वो डिज़ायर करती है, मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेशन के जो ऑफेंस है उसके तहत ये डिज़ायर करती है कि समन्स टू एन अक्यूज पर्सन, कि आप समन्स भेजें अक्यूज पर्सन को, आप वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ अक्यूज पर्सन, आपने उसको अरेस्ट वारंट भेजने, आ समन टू द विटनेस एंड अ सर्च वारंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कोर्ट डिज़ायर कर रही है। सेक्शन 28 के तहत क्या कर रही है, वो कोर्ट डिज़ायर कर रही है। इशूड, अगर ये सारी चीज़ें इशू हो जाती हैं, देन शैल बी सर्व इन एनी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अब फॉर सपोज पाकिस्तान में किसी कोर्ट ने क्या किया, जो कॉम्पिटेंट है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो ऑफेंसेस है उनको सुनने के लिए, तो वो क्या करती है, समन इशू करती है, वारंट इशू करती है, समन्स टू विटनेस एंड सर्च वारंट इशू करती है। जब वो इशू किए, shall be served in any contracting state, send summon warrant up in duplicate in such form, though through such authorities as federal government may specify in this behalf, and that court, judge or magistrate as the case may shall cause the same to be executed। तो मतलब हमने ये सारी की सारी चीज़ें फिर आगे, अगर वो बंदा यहाँ पे हमारे पास नहीं है मौजूद, वो बंदा हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को ये सारी चीज़ें इशू करते हैं। तो इशू करने के बाद कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट उसको भी इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगी जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसकी क्या है, व्हेन अ कोर्ट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 हैज़ रिसीव्ड फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट को एक सम्मन मिला है या कोई कोर्ट ने एक लेटर मिला है कि किसी बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया है जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 4, जो सेक्शन 4 किसके बारे में बताते हैं आपको, पनिशमेंट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस के बारे में, हैज़ रिसीव्ड फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन। अब देखो आपको एक लेटर आया है जिसमें आपका क्या कहा गया, सर्विस या एग्जीक्यूशन के बारे में कहा गया है, ठीक है। जैसे ABC जो हमने ऊपर पढ़ के आए, ए कि सबसे पहले समन्स होंगे, फिर वारंट होगा और फिर क्या होगा, समन टू द विटनेसेस होगा। लेकिन यहाँ पे D क्या है, अ सर्च वारंट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट हो चुका है। अब वो बंदा क्या हुआ है, अरेस्टेड हो गया है, एंड बी डेल्ट एज सेड इन द सेक्शन 16। अब सेक्शन 16 का प्रोसीजर बताया गया है कि आपने उसको किस तरीके से डील करना है, जिस बंदे को आपने पकड़ना है। थिंग्स फाउंड ऑफ सर्च वारंट बी डेल्ट एज सेक्शन 14 एंड 15। जो सेक्शन 14 एंड 15 बताया गया है, बंदे को अरेस्ट किया है, उसके साथ आपने क्या करना है वो सेक्शन 16 आपको बताएगा। अब जो चीज़ें आपको मिली हैं उनके साथ क्या करना है वो सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 वो आपको बताएंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। ट्रांसफर्ड टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट सब सेक्शन 2 is a prisoner in Pakistan, federal government can impose some conditions or vice versa if prisoner is transferred to the Pakistan, ठीक है। अब ट्रांसफ़र टू अब जो प्रिजनर है उसको हम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट तरफ क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सब सेक्शन 2 है सेक्शन 29 का, इज़ अ प्रिजनर इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में प्रिजनर है। अब गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ कंडीशन वगैरह भी इम्पोज कर सकती है या हमारे ऊपर भी कुछ कंडीशन इम्पोज हो सकती हैं अगर पाकिस्तान की तरफ वो प्रिजनर ट्रांसफ़र होके आ रहा है। अब यहाँ पे सेक्शन 30 आप किसी बारे में बताता है, अटैचमेंट, सीजर एंड फॉरफीचर ETC ऑफ प्रॉपर्टी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और इन पाकिस्तान। अब आपने उसकी प्रॉपर्टी अटैच करनी है, सीज करनी है और उसको फॉरफीट करना है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में या पाकिस्तान में। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने क्या किया, मेन एंड ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट और फॉरफीचर अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 के तहत जिसकी हमने वीडियो बनाई हुई है वो आप उसको देख लें, उसमें पहले हमने डिस्कस किया हुआ इस चीज़ को, सेक्शन 8 क्या कहता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेड एन ऑर्डर फॉर अटैचमेंट और फॉरफीचर। अब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर के पास अथॉरिटी होती है कि वो अटैचमेंट और फॉरफीचर का ऑर्डर दे सकता है सेक्शन 8 के तहत, और वो कोर्ट फिर कंफर्म करती है वो ऑर्डर। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है, अटैचमेंट और फॉरफीचर का ऑर्डर देता है और कोर्ट उसको कंफर्म करती है अंडर सेक्शन 9। प्रॉपर्टी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, प्रॉपर्टी कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है। रिक्वेस्ट द कोर्ट और अथॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट टू एग्जीक्यूट सच ऑर्डर। फिर कोर्ट क्या करती है, जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, फॉर सपोज पाकिस्तान ने ये कंफर्म किया ऑर्डर। अब पाकिस्तान जब कंफर्म किया ऑर्डर पाकिस्तान की कोर्ट ने, तो प्रॉपर्टी कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है। तो रिक्वेस्ट कोर्ट और अथॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो हम उस ब्रिटिश की, इंग्लैंड की उस कोर्ट को या अथॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग जो अथॉरिटी होगी उसको हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि एग्जीक्यूट सच ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, अटैचमेंट करे, सीज करे और फॉरफीट करे। और उसी तरीके से हमने भी रेसिप्रोकल काम करना है, ठीक है। अगर वो हमें उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में
कोई ऐसा काम हो गया है, अब वो उनके लिए कोई ऑर्डर पास हुआ है, तो ऑर्डर हमें भेजते हैं तो हमें उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब लेटर रिसीव्ड टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर ट्रेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग सच प्रॉपर्टी। अगर लेटर आपको रिक्वेस्ट मिला है तो आपने हर एक नेसेसरी स्टेप उठाना है। किस चीज़ के लिए? ट्रेसिंग के लिए। जैसे हमने कहा कि आपने उसके मूवमेंट, टाइटल और उसके जो भी चीज़ें उसको आपने ट्रेस करना है। आइडेंटिफाइंग, आपने एविडेंस को इस्टेब्लिशमेंट करना है, एविडेंस को इस्टेब्लिश करना है। तो वो उस प्रॉपर्टी में किस में आते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, आपने क्या करना है उसको, पाकिस्तान ने क्या करना है उसके मुताबिक अमल करना है। अब लेटर क्या करता है? इंक्लूड्स इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्लेस, प्रॉपर्टी, एसेट्स और डॉक्यूमेंट्स etc। तो उस लेटर में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। फॉलो द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की प्रोविजंस फॉलो करते हुए आप वो चीज़ें क्या कहते हैं, वो जो कोर्ट का दूसरी कोर्ट का ऑर्डर आप मान सकते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 31 आपको बताते प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, और वो कौन बताती है आपको? फेडरल गवर्नमेंट आपको बता सकती है कि आप जो भी क्या कहते हैं प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसीजर होता है, वो आप कौन बताती है? फेडरल गवर्नमेंट बताती है जब भी आपकी तरफ क्या आता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आता है। अब यहाँ पे आपके पास एक टास्क है, विच आर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स इन दिस रिकॉर्ड विद पाकिस्तान, नेम एटलीस्ट 10 स्टेट्स। तो आपको पता लग जाएगा कि वो 10 स्टेट्स कौन कौन सी हैं और उनके साथ हमारे क्या क्या माहदे तय हुए हैं। तो ये था हमारा किसके बारे में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क टू कॉम्बेट द मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में हमें जो एक्ट है हमारे पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, तो उसमें ये सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 31 तक आपको बताया गया है कि आपने इंटरनेशनली क्या फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है, किस चीज़ के लड़ने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।